अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? नहीं सर। मैंने तो शेयर की हुई है वैसे स्क्रीन। शो नहीं हो रही लेकिन। चले एक मैं दोबारा करता हूँ। जी अभी नजर आ रही है आपको? जी जी अब आ रही है। और आप कैसे हैं? खैर खैरियत हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। लेक्चर पढ़ा है फिर आपने? जी सर पढ़ा था। मैंने थोड़ा सा वेट करते हैं 1-2 मिनट ताकि ठीक। बाकी यूजर जो हैं तो वो भी आ जाएं। सही सर।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हेलो, आपको आवाज़ आ रही है? यस सर। चलें हम शुरू करते हैं। एज़ यूजुअल हम वही तरीका जो है तो अपनाएंगे कि मैं नाम प्रोनाउंस करूंगा तो वही जो है तो फ्री हो तो पूछ सकते हैं। चलें, आमना नाज, आपका कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग लेक्चर 5? नो सर। आपको लेक्चर की समझ आ गई है? यस सर। सर अभी मैं जरा पीछे हूँ, मैं पिछले लेक्चर्स कर रही हूँ। चलें, ठीक है, ठीक। अच्छा, बासित कुरैशी, आपका कोई क्वेश्चन है? नो सर। लेक्चर क्लियर है? जी सर, लेक्चर क्लियर है। FA19 रोल नंबर 48। नहीं सर, अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं। क्लियर है आपको लेक्चर? जी सर। शुक्रिया। अच्छा, हमाद और रहमान, जी हमाद। जी हमाद और रहमान, नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। आपको लेक्चर की समझ आ गई है? यस सर। चलिए, शुक्रिया। अमजद सादिक, आपका कोई और क्वेश्चन है? सर इससे आगे अभी लेक्चर इससे आगे आपने लेक्चर नहीं पढ़ा? सर आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी। चलें, ठीक है। हमजा सुल्तान, आपका कोई क्वेश्चन है? जी हमजा सुल्तान, नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं। आपको क्लियर है लेक्चर? यस सर। हमजा जफीर अब्बासी, यस सर। सर अभी तक तो कोई क्वेश्चन नहीं है सर, से लेक्चर 4 तक पढ़ा, अभी लेक्चर 5 इंशाल्लाह स्टार्ट करना है। अच्छा, लेकिन आप कोशिश करें, जिस तरह मैंने आपको लेक्चर्स अपलोड किए हैं ना, तो यस जिस सर। तरह आपकी एक डिस्कशन होती है तो आप कोशिश करें कि आप फिर ऑनवर्ड लेक्चर पढ़ा करें, क्योंकि नेक्स्ट डिस्कशन आपकी फिर उसी के रिगार्डिंग होगी। तो ये है कि अभी यस अगर आप पढ़ लें आपको फिर कोई क्वेरी होगी तो आपको मुश्किल हो जाएगा, लेकिन चलें, बाद में हो तो अगले डिस्कशन में फिर पूछ लेगा। होगा सर। बढ़िया। हिस्कील सैयद, नो सर, सर कोई क्वेश्चन नहीं है सर। अभी तक लेक्चर 5 नहीं पढ़ा, 4 तक पढ़ा। चलें, ठीक 5 अभी स्टार्ट कर रहा था सर, आज इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक। खुशहाल फाटक, आपका कोई क्वेश्चन है? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या कैसे हाल हैं है? आप? ठीक हैं? यस सर। खैरियत से? जी। सर आधा आधा कर लिए सर, उस तक तो कोई सवाल नहीं है सर, जो बाकी रह गया है बस वो करने हैं सर। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो सर फिर अगले लेक्चर में इंशाल्लाह पूछ लेंगे। चलें, ठीक है।
मोहम्मद एहतिसामुल हक, मोहम्मद एहतिसाम, मोहम्मद एहतिसाम, मोहम्मद फैजान, आपका कोई क्वेश्चन है? जी सर, ये इंटरकनेक्टेड ग्रिड सिस्टम का पॉइंट 4 और 5 नहीं समझ आया। पॉइंट 4 और 5, चलिए एक मिनट में ये देखता हूँ। अच्छा, पॉइंट 4 है इंक्रीज डाइवर्सिटी फैक्टर। ये अपने इस पे मैंने एक शॉर्ट लेक्चर आपके यूट्यूब पे अपलोड किया, आपने पढ़ा है वो? नहीं सर। वो आप पढ़े ना, इंशाल्लाह उससे आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। उस पे मैंने बेसिकली 2 स्टेशंस लिए, फिर उन दोनों की जो है तो अलग अलग उस पे मैक्सिमम साइमल्टेनियस डिमांड, फिर उस पे इंडिविजुअल डिमांड जो है तो वो मेंशन किए, फिर उनके लोड कर्व मैंने ड्रॉ किए। फिर जब उनको मैं इंटर कनेक्ट करता हूँ तो फिर उनको दोबारा मैंने लोड ड्रॉ करके उससे डाइवर्सिटी फैक्टर फाइंड आउट किया, तो वो क्लियरली आप उससे समझ जाएंगे किस तरह डाइवर्सिटी फैक्टर इंक्रीज होता है। ठीक, पॉइंट 5 हाँ 0.5 सुने, रिड्यूसेस प्लांट रिजर्व कैपेसिटी। देखें, सपोज अगर फर्ज करें आपके पास सपोज 2 प्लांट्स हैं, ठीक, या सपोज इंडिविजुअली आपके पास एक प्लांट है, कोई भी आपके पास स्टीम पावर स्टेशन हो, ठीक, और स्टीम पावर स्टेशन का आपके पास जो मैक्सिमम डिमांड है ना, वो आप सपोज करें कि आपके पास है 50 मेगावाट का मैक्सिमम डिमांड की बात करें, और इस 50 मेगावाट्स को फुलफिल करने के लिए आपके पास 3 स्टेशन लगे हुए, एक 20 मेगावाट और एक 10 मेगावाट का। और इसके लिए फिर आपके पास जो रिजर्व कैपेसिटी होगा, तो अकॉर्डिंग टू द रूल आपके पास वो इसके हाईएस्ट यूनिट के इक्वल होना चाहिए, तो वो रिजर्व कैपेसिटी भी आपके पास क्या होनी चाहिए, ऑफ 20 मेगावाट। तो टोटल इस प्लांट की जो आपके पास कैपेसिटी होगी वो आपके पास होगी 70 मेगावाट, ठीक। तो लेट सपोज अगर आपके पास ये यानी स्टेशन जो है तो इंडिविजुअली आपके पास वर्क करे रेडियल फॉर्म में, तो अगर फर्ज करें आपके पास एक 20 मेगावाट का स्टेशन आपके पास फेल करता है, तो आपके पास रिजर्व में 20 मेगावाट का स्टेशन है, आप उससे जो है तो डिमांड फुलफिल कर सकते हैं 50 मेगावाट। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर सपोज आपके पास 2 स्टेशन फेल करते हैं, यानी सपोज 120 मेगावाट और एक 10 मेगावाट का, तो आपके पास फिर 20 मेगावाट तो रिजर्व में है, लेकिन वो 10 मेगावाट फिर आपके पास जो है तो आप फुलफिल नहीं कर सकते, ठीक। अच्छा, ऑन द अदर हैंड अगर फर्ज करें फिर आपके पास यही स्टेशन हो, ठीक, और यानी अगर फर्ज करें ये सिचुएशन हो ना रेडियल में, तो इस सिचुएशन में अगर आपके पास 2 फेल करते हैं, तो फिर आपने अपनी रिजर्व कैपेसिटी बढ़ानी होगी फ्रॉम 20 टू 30 मेगावाट, ठीक। अच्छा, अभी अगर फर्ज करें आपके पास सर ये किस तरह बढ़ेगी? जी, ये किस तरह बढ़ाई जाएगी? ये इस तरह बढ़ाई जाएगी जिस तरह आपने इनिशियली जो है ना एक प्लांट रिजर्व किया है रिजर्व कैपेसिटी के लिए, तो अगर आप एक और प्लांट भी लगा दें तो वो बढ़ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अभी चले अगर फर्ज करें आपके पास ये स्टेशन भी हो और 2 और स्टेशन हो, और उन तीनों को आप फिर इंटरकनेक्ट कर दें, ठीक। सपोज एक स्टीम के आपके पास 50 मेगावाट्स मैक्सिमम डिमांड है और 20 मेगावाट्स फिर आपके पास जो है तो इसकी रिजर्व है। इसी तरह फिर आपके पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक है जिसकी मैक्सिमम डिमांड आपके पास 40 है और रिजर्व में सपोज की जो है तो से 15 मेगावाट है। इसी तरह फिर आपके पास जो है तो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, उसकी भी 40 मेगावाट है और रिजर्व में 15 मेगावाट है। तो लेट सपोज अगर यही सिचुएशन आपके पास स्टीम पावर स्टेशन में दोबारा आकर हो, लेकिन ये आपके पास अभी इंटरकनेक्टेड में हो, ठीक। तो अगर ये इंटरकनेक्टेड में हो और इसके 2 स्टेशन आपके पास फेल कर दें 20 मेगावाट और 10 मेगावाट के, तो अभी
आपके पास में रिजर्व तो है 20 मेगावाट, तो आप उसे दे सकते हैं, लेकिन जो 10 मेगावाट आपके पास फिर लॉस आ रही है, तो वो फिर आपके पास जो इंटरकनेक्टेड सिस्टम के हाइड्रो इलेक्ट्रिक में भी 15 मेगावाट रिजर्व में है, और इस तरह न्यूक्लियर पावर स्टेशन में भी आपके पास 15 मेगावाट क्या है रिजर्व में। तो फिर आप उन 15 मेगावाट से जो है तो ये डिमांड आप फिर क्या कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। तो रादर हैविंग एन एक्स्ट्रा स्टेशन ऑफ 10 मेगावाट, जो भी वो भी आपके पास रिजर्व में आएगी, तो you can fulfill their 10 megawatt reserve capacity from the other station that is interconnected with the steam power station. So this is basically the reason कि आपके पास फिर ये जो प्लांट की रिजर्व कैपेसिटी है वो बेसिकली रिड्यूस हो जाती है फ्रॉम द इंटरकनेक्टेड सिस्टम। इज इट क्लियर? यस सर। और सर और ये कुछ जो question? आपने दूसरा जो सेकंड बुक से जो सेकंड चैप्टर किया है, हाँ, वो अगर आप हमें सॉफ्ट कॉपी में अगर बुक प्रोवाइड कर दें। वो आपके सीआर को मैंने बुक फॉरवर्ड की है, आपको नहीं मिली? नहीं, ये पता नहीं मिली। अच्छा चलिए मैं उनको दोबारा भेज देता हूँ, लेकिन आपके सीआर को जो है तो मैंने बुक फॉरवर्ड की है। एक मिनट मैं ईमेल में चेक भी करता हूँ। फैजान भाई स्टडीज के ग्रुप में बुक है, आप जरा चेक करें। सीआर आपको बुक मिली है? हाँ, ये आपके सीआर को जो है ना मैंने बुक फॉरवर्ड की है, या आप ईमेल में देख सकते हैं स्क्रीन पे। फसी को जो है ना, इसको मैंने ये फॉरवर्ड की है अप्रैल 6 को। ठीक, तो आप काइंड न्यूज से रब्ता करें, वो आपको फॉरवर्ड कर देंगे। और सर ये जो पावर्स इन सिंगल एसी सर्किट है, जी जी, इसकी अगर आप डेरिवेशन थोड़ी सी रिपीट कर दें। क्यों डेरिवेशन आपको उसमें समझ नहीं आई? अच्छा, आप एक मैं लेक्चर निकाल लेता हूँ, किस जगह पे आपको समझ नहीं आई? सर एक मिनट।
जी सुल्तान। इक्वेशन 6 है, समझ नहीं आई। इक्वेशन 6 आपको समझ आ गई? नहीं, इक्वेशन 5 तक तो आई है, ये तो फॉर्मूला लगाया है मैंने। 6 समझ नहीं है फिर आपको? जी। देखिए ना, अगर फर्ज करें आप इस इक्वेशन 3 को अगर आप देखें, ठीक, तो इसको अगर फर्ज करें हम रीअरेंज करें ना, तो ये वी एम आई एम कोसाइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा वी और इनटू कोसाइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा ई बन जाएगा। ठीक, अच्छा अभी आपके पास ये फॉर्मूला है कोसाइन ऑफ एल्फा इंटू कोसाइन ऑफ बीटा, ये आपके पास ही करो होता है 1/2 कोसाइन ऑफ एल्फा प्लस बीटा और प्लस कोसाइन ऑफ एल्फा माइनस बीटा। इस राइट हैंड को अगर आप ओपन कर देना तो आपके पास दोबारा ये लेफ्ट हैंड आ जाएगा कोसाइन ऑफ एल्फा इंटू कोसाइन ऑफ बीटा। ठीक, तो इसी तरह अगर 4 को अभी मैं 5 में कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये आपके पास बन जाएगा वी एम इंटू आई एम और 1/2 आपके पास आएगा मल्टीप्लाई बाय अभी एल्फा और बीटा। एल्फा आप सपोज करें कि ये आपके पास है ओमेगा टी प्लस थीटा वी, ये आपके पास एल्फा हो जाएगा, और बीटा आपके पास ओमेगा टी प्लस थीटा आई। ठीक, अभी पहले आपके पास है 1/2 और कोसाइन ऑफ एल्फा प्लस बीटा, तो एल्फा प्लस बीटा आप करें तो ओमेगा टी प्लस थीटा वी प्लस ओमेगा टी प्लस थीटा आई, तो ये आपके पास बन जाएगा 2 ओमेगा टी प्लस थीटा वी प्लस थीटा आई। ठीक, सेकंड पर आपके पास है प्लस कोसाइन ऑफ एल्फा माइनस बीटा, तो एल्फा आपके पास है ओमेगा टी प्लस थीटा वी और बीटा आपके पास है ओमेगा टी प्लस थीटा आई। तो अगर आप इस ओमेगा टी प्लस थीटा वी और माइनस ओमेगा टी प्लस थीटा आई करें तो ये आपके पास ओमेगा टी कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये आपके पास बन जाएगा थीटा वी माइनस थीटा आई। ठीक, तो ये आपके पास बन जाएगा थीटा वी और थीटा आई बेसिकली आपके पास फेज डिफरेंस है बिटवीन द वोल्टेज और करंट, तो दैट इज बेसिकली द पावर फैक्टर एंगल फाई। क्लियर है आपको ये? सर ये चीज दोबारा बताएं जो आपने बताई अभी। देखें, ये थीटा वी माइनस थीटा आई की बात कर रहे हैं जी। ये थीटा वी माइनस थीटा आई बेसिकली आपके पास आ रहा है फ्रॉम कोसाइन ऑफ एल्फा माइनस बीटा। ठीक, तो एल्फा आपके पास है ओमेगा टी प्लस थीटा वी और बीटा आपके पास है ओमेगा टी प्लस थीटा आई। तो अगर आप ओमेगा टी प्लस थीटा आई से थीटा वी से अगर आप ओमेगा टी प्लस थीटा आई माइनस कर दें तो ओमेगा टी और ओमेगा टी कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास रह जाएगा थीटा वी माइनस थीटा आई, जो बेसिकली आपके पास है फेज एंगल डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज फेज और द करंट फेज। तो ये बेसिकली फिर आपके पास बन जाएगा पावर फैक्टर एंगल दैट इज इक्वल टू 5। ठीक, इसे आगे समझ आई आपको कि नहीं समझाऊं आपको? सर इसके बाद मैंने छोड़ दी थी, ये जब समझ नहीं आई मैंने कहा आगे समझ नहीं आएगी फिर। अच्छा चलें, एक मिनट मैं आगे चले जाता हूँ। ये मैंने मेंशन भी किया, लेकिन ये थीटा वी माइनस थीटा इज बेसिकली द पावर फैक्टर एंगल जो आपके पास सेम है ऑफ द इम्पीडेंस एंगल। ठीक, इसके बाद अगर आप देखें ना अच्छा, इसके बाद अगर आप देखें ना तो हम दोबारा फिर हमने इसको रीअरेंज किया है। इस 1/2 को फिर मैंने डिवाइड किया है बाय इनटू √2 और √2, यानी अगर 2 को मैं इस तरह लिखूं कि इट इज इक्वल टू √2 इंटू √2 तो ये आपके पास बन जाएगा √2 होल स्क्वायर, तो स्क्वायर और √2 कैंसिल होकर आपके पास दोबारा 2 बन जाएगा। ठीक, तो Vm divided by √2 और Im divided by √2 that is basically the RMS value of voltage, जो आपके पास फिर बनेगा मोड ऑफ V द RMS वैल्यू। ठीक, तो वो आपके पास उसमें कन्वर्ट होगा। फिर इससे जब आप रियल पावर निकालते हैं तो रियल पावर इज बेसिकली द टाइम एवरेज ऑफ द इंस्टेंटेनियस पावर, और वो फिर आपके पास इक्वल होगा 1/t और इंटीग्रल वो फिर आप आगे इंशाल्लाह देखिए वो आप सॉल्व कर सकते हैं, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि तो मैं आगे मूव करूँ।
ठीक, ये बेसिकली आपके पास रियल पावर है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द रियल पावर, दिस इज द टाइम एवरेज ऑफ द इंस्टेंटेनियस पावर। अभी टाइम एवरेज मतलब कि आप इसका एवरेज लें ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर और ए सिंगल टाइम पीरियड। तो आप देख सकते हैं ना, एवरेज हम किस तरह लेते हैं ऑफ कंटिन्यूअस सिग्नल। अगर आप उसको इंटीग्रेट करें टोटल और डिवाइड बाय द टोटल टाइम, अगर आप तो इसमें आप फिर टी ऑफ टी की आप ग्रीनली पुट कर रहे हैं, इसको आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, आपके पास रियल पावर। ठीक, क्लियर है आपको? इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे। बिल्कुल, इसलिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम करें क्योंकि आपके पास जो पावर सिग्नल है या वोल्टेज और करंट का सिग्नल है वो बेसिकली वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सही, समझ आ रहे हैं ना आपको? जी जी। ठीक, यानी देखिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक, तो हम उस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का हम किस तरह एवरेज निकालते हैं? हम उनको एड अप कर देते हैं और डिवाइड बाय कर देते हैं, डिवाइड बाय द टोटल टाइम। तो अभी अगर आपके पास, मैं आपको इस तरह बोर्ड पे समझा दूं, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी सर। देखें, आप इधर देखें, इधर देखें। लेट्स सपोज अगर आपके पास कोई भी सिग्नल हो, इफ दिस इज ए कॉन्टिन्यूअस टाइम वेरिंग सिग्नल, ठीक, और ये आपके पास हो इन द फॉर्म ऑफ ए साइनोसाइड, ठीक, तो ये आप देख सकते हैं बेसिकली, इसको मैं मार्क कर दूं, अगर इफ दिस इज फॉर एग्जांपल वी ऑफ टी और ये वी ऑफ टी बेसिकली आपके पास वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो अगर इसका मैं एवरेज निकालूं ना, तो देखें अगर आप नंबर्स देखें ना, यानी 1 + 2 + 3, तो ये बेसिकली आपके पास डिस्क्रीट फॉर्म में, किस फॉर्म में? डिस्क्रीट फॉर्म में, इंडिविजुअल 1, 2 और 3। तो इसका आपके पास इस तरह बनेगा कि आप इसको एड अप कर लेंगे 1 + 2 + 3, यानी आप कह सकते हैं कि समेशन ऑफ 1 और इस तरह कॉमा 2 और आप कह सकते हैं कॉमा 3 और डिवाइड बाय इट्स टोटल नंबर, जो आपके पास इसके तादाद क्या बन रही है? 3। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप इस सिग्नल को देखें तो दिस इज बेसिकली कॉन्टिन्यूअस सिग्नल। तो अभी व्हाट इज बेसिकली इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन भी आपके पास समेशन है, लेकिन दिस इंटीग्रेशन इज बेसिकली द समेशन ऑफ ए कॉन्टिन्यूअस क्वांटिटी। समझ आ रही है ना आपको? जी जी। ठीक, तो अगर इस कॉन्टिन्यूअस क्वांटिटी को, जो क्वांटिटी अभी इस केस में सिग्नल में आपके पास बेसिकली वोल्टेज है, अगर इस कॉन्टिन्यूअस क्वांटिटी को मैं डिवाइड करूं बाय द इंटायर टाइम से मुराद है कि आप इसको वन टाइम पीरियड से, जो आपके पास इंस्टेंटेनियस रियल पावर के केस में, अगर इससे आप डिवाइड कर, जो आपके पास टाइम पीरियड आएगा t, और ये इंटीग्रेशन आप किधर से किधर तक लेंगे? ये इंटीग्रेशन बेसिकली आपके पास स्टार्ट हो रही है फ्रॉम 0, फिर आपके पास ये सिग्नल वेरी हो रहा है फ्रॉम 0 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको अगर आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे तो दिस इज आल्सो ए सिंगल टाइम पीरियड, यानी फ्रॉम 0 टू टाइम t। So now this will be a time average of a continuous signal, that is basically your t for a single time period. Is it clear? तो ये डिवाइड बाय, ठीक है, समझ आ गई। डिवाइड बाय t इसलिए क्योंकि आपके पास, आप इधर डिवाइड करने बाय द टोटल नंबर ना, तो इधर ये आपके पास टोटल तादाद इसकी क्या है? द टोटल टाइम, दैट इज वन टाइम पीरियड। ठीक है, ठीक ठीक। और कोई क्वेश्चन? नहीं सर, अगर हुआ तो मैं आपसे पूछ लूंगा। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मोहम्मद हमजा शफीक, मोहम्मद हमजा शफीक, आपको कोई क्वेश्चन है? नो सर। आपको लेक्चर क्लियर है? यस सर। मोहम्मद तैमूर, जी सर, ये वाला लेक्चर अभी पूरा नहीं किया था, अगर होगा तो आपसे पूछूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए ठीक, शुक्रिया। मोहम्मद उस्मान, सर अभी ये आधा किया है, पूरा करूंगा, कोई क्वेरी तो मैं आपसे पूछ लूंगा। ठीक, अब आपको समझ आ रही है आपको लेक्चर की? जी सर, स्टार्टिंग से आ गई है।
सैफुर रहमान, सैफुर रहमान, आपका कोई क्वेश्चन है? सैफुर रहमान, शायान अमजद, आपका कोई क्वेश्चन है? सर बस अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसे हैं आप? ठीक सर हैं? एक बस था कि ये आपने दरम्यान में जिक्र किया था रिएक्टिव पावर और रियल पावर का। सर समझ तो आ गया क्या चीज़, डिफरेंस समझ नहीं आ रहा, मतलब यानी कि इनके दरम्यान क्या डिफरेंस क्या है उनका? देखिए मैं आपको समझाता हूँ। आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? सर अच्छा, देखें बेसिकली अगर आप कोई भी सर्किट ले लें ना, कोई भी सर्किट, तो उस सर्किट में बेसिकली आपके पास तीन किस्म के कंपोनेंट्स जो है तो वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। या वो कंपोनेंट्स इंडिविजुअली एग्जिस्ट करेंगे या वो इन कॉम्बिनेशन जो है तो वो एग्जिस्ट करेंगे। यानी देखें, अगर फर्ज करें एक आपके पास कंपोनेंट है जो आपके पास क्या हो, रजिस्टर। रजिस्टर बेसिकली ये आपके पास जो प्योरली रजिस्टर कंपोनेंट है, यानी जिसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ आर। अगर आपके पास लोड इस तरह हो जो प्योरली क्या हो, रजिस्टर। सेकंड आपके पास ये है कि अगर आपके पास लोड जो है ना वो आपके पास हो प्योरली इंडक्टिव। इस तरह थर्ड आपके पास है अगर आपके पास लोड हो प्योरली कैपेसिटिव। और फोर्थ आपके पास ये है कि अगर फर्ज करें आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ दीज कंपोनेंट्स हो, 1, 2 और ये आप कह सकते हैं तीनों के। अभी जो रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस में बेसिकली इसके क्रॉस अगर आप कोई भी सर्किट ड्रॉ करें, एसी सर्किट की जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास रियल और रिएक्टिव, जो रिएक्टिव पावर है इट एग्जिस्ट इन द एसी सर्किट्स। बाकी अगर आप फर्ज करें डीसी सर्किट्स की बात करें तो उसमें कोई जो है तो रिएक्टिव पावर एग्जिस्ट नहीं करती। तो अगर आपके पास कोई भी एसी सर्किट हो और इसके क्रॉस जो है ना आप यानी रेजिस्टेंस जो है तो आप वो नस्ब कर लें, तो डेफिनेटली उसके अंदर फिर आपके पास जो है तो करंट फ्लो करेगा, दैट विल बी आई ऑफ टी। ठीक, तो अभी जिस तरह आपने पढ़ा भी होगा, इस वी ऑफ टी की चूंकि ये आपके पास एक अल्टरनेटिंग सोर्स है, तो डेफिनेटली